देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 26 और जो क्वेश्चन नंबर 27 थे, दोनों ही क्वेश्चनों में अपन ने डेरिवेशन देखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 में तो अपन ने लंब अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की जो प्रमेय थी इनको व्युत्पन्न किया था, इनकी उत्पत्ति करी थी, इनकी डेरिवेशन करी थी। क्वेश्चन नंबर 27 में नत तल पर लौटनी गति के लिए वेग का व्यंजक निकाला था, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था और इस फॉर्मूले को अपन ने बल और बल आघूर्ण की सहायता से डिराइव किया था, ने की ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। जबकि एग्जाम्पल जो अपने पास 7.16 दिया था उसमें अपन ने इसे ऊर्जा संरक्षण के आधार पर निकाला था। ये दोनों क्वेश्चन जो थे 26, 27 दोनों एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन थे जिनमें कि फॉर्मूला बनाना था अपन को। अब क्वेश्चन नंबर 28 और 29 की अगर अपन बात करें, ये क्वेश्चन वैसे अपने आप में एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको अलग दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो अपन ने लौटनी गति पढ़ी थी। अगर आप उस टॉपिक को देखें कि जहां अपन ने लौटनी गति पढ़ी है किसी नत्तल पर, जिसमें विशेषकर शुद्ध घूर्णी गति जिसके नाम से अपन ने पढ़ी थी, शुद्ध घूर्णी गति, शुद्ध स्थानांतरण गति, फिर इजिकल टू शुद्ध लौटनी गति, जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार रेखीय वेग, कोणीय वेग, इनमें क्या रिलेशन था, ये जो अपन ने पढ़ा था उसी पर बेस ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब अपन बातें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं पहले वो देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से, अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को, अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका कहते हैं अपन उसे, या कह सकते हैं कोई चकती है, डिस्क है। अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को धीरे से, किसी चक्रिका को धीरे से, अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को धीरे से, जिसमें अपन ने पास ये दिया हुआ है स्थानांतरीय धक्का दिए बिना, स्थानांतरीय धक्का दिए बिना अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को धीरे से स्थानांतरीय धक्का दिए बिना किसी पूर्णतः घर्षण रहित, किसी पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। ध्यान रखना यही टर्निंग पॉइंट है, पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर कई कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछे हैं, ध्यान रखना, भी अपन चर्चा उनकी करेंगे। किसी पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। चक्रिका की त्रिज्या कैपिटल आर है। चक्रिका की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। ये क्वेश्चन दिया है। चित्र में दर्शाई देखो इस चक्रिका को चित्र में दर्शा रखा है। चित्र में दर्शाई नंबर फर्स्ट। अब यहां से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। चक्रिका के बिंदुओं, चित्र में दर्शाई
नंबर फर्स्ट चक्रिका के बिंदुओं, चित्र अपन बनाएंगे, चक्रिका के बिंदु कौन कौन से हैं? चक्रिका के बिंदु ए बी व सी, चक्रिका के बिंदुओं ए बी व सी पर रेखिक वेग क्या है या रेखीय वेग क्या है? सी पर रेखीय वेग क्या है? पहला तो ये पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट, क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी? क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में, क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी? ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डायग्राम क्या है वो भी देखें। देखो भाई, ये आपके पास, चलो पहले अपन चक्रिका को बनाते हैं। पहले अपन इसमें चक्रिका देखें। ये चक्रिका या कोई डिस्क या कोई चकती है। ये अपने पास इस तरह से कोई चक्रिका, डिस्क या यूं कह सकते हैं कोई क्या है, चकती है। अब देखिएगा, ये अपने पास चक्रिका है। अब इसके बिंदु शो किए हुए हैं। एक तो ये है बिंदु ए है, फिर है अपने पास ये बिंदु है बी, ये इसका केंद्र हो गया। फिर यहाँ एक बिंदु यहाँ पर है ये सी। बिंदु इसके जो सेंटर है, इससे इस बिंदु सी के लिए डिस्टेंस इन्होंने दी है r/2, यानी त्रिज्या की हाफ है। और ये चक्रिका इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट कोणीय चाल से क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। ओमेगा नॉट कोणीय चाल से इस डायरेक्शन में ये चक्रिका क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। ये अपन को दिया हुआ है इस तरह से, इस डायरेक्शन के अंदर ओमेगा नॉट कोणीय चाल से क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्या कहा है? अपने अक्ष पर ओमेगा नॉट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को धीरे से, यानी स्थानांतरित धक्का दिए बिना, अपन सीधा रख रहे हैं, धक्का नहीं दे रहे हैं उसे, किसी पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर, ये घर्षण रहित मेज है भाई, पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। चक्रिका की त्रिज्या कैपिटल R है। चित्र में दर्शाइए, चित्र में दर्शाई नंबर फर्स्ट चक्रिका के बिंदुओं, इसको ये लिख देते हैं, चित्र में दर्शाए चित्र में दर्शाए नंबर फर्स्ट चक्रिका के बिंदुओं ए बी व सी पर रेखीय वेग क्या है? क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी? तो देखिए, सबसे पहले अपन रेखीय वेग की बात करें तो आप पढ़ चुके हो कि रेखीय वेग v इजिकल टू, ये अपने पास फॉर्मूला था v इजिकल टू ओमेगा r, ये अपन पढ़ चुके हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य संबंध। r यहाँ पर क्या थी? त्रिज्या थी, यानी घूर्णन अक्ष से एक तरह से लंबवत दूरी थी। तो अब देखो, एक एक बिंदु की अपन बात करें, इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वे बात करते हैं बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए। तो देखो भाई, बिंदु ए के लिए अगर अपन बात करके देखें तो देखो, बिंदु ए के लिए वेग वी ए इजिकल टू, गौर करो, ए के लिए डिस्टेंस क्या है? उसकी त्रिज्या के बराबर है भाई।
ए के लिए डिस्टेंस उसकी लंबवत दूरी क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो वी ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर, ये अपने पास बिंदु ए के लिए बन गई है। वी ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस एक्स दिशा में आ गई। और ये इसकी डायरेक्शन रहेगी, ये तो कन्फर्म है कि बिंदु ए पर वेग की दिशा ये रहेगी, जबकि बिंदु बी पर वेग की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी, ये डायरेक्शन में रहेगी। ए पर इस डायरेक्शन में, सी पर इस डायरेक्शन में रहेगी। यानी ए और सी पर तो प्लस एक्स दिशा रहेगी वेग की, जबकि बी पर क्या रहेगी, माइनस एक्स दिशा रहेगी। यहाँ पर ये अपन ने देख लिया है कि वेग का मान भी आ गया है और क्या आ गई है मेरे पास, दिशा भी आ गई है। फिर मैं बात करता हूँ बिंदु बी के लिए। बिंदु बी के लिए देखो, वी बी इज इक्वल टू, कोणीय वेग तो ओमेगा नॉट है, लेकिन बिंदु बी के लिए वही सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, उसके रेडियस के इक्वल। भाई ये तो कितनी होगी, कैपिटल आर ही तो होगी। वी बी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि आगे कैसा साइन लगा देंगे अपन, नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। यानी कि आप कह सकते हो माइनस एक्स दिशा में, इसकी दिशा ये होगी। फिर अपन बात कर रहे हैं भाई इसमें बिंदु सी के लिए। देखो भाई बिंदु सी के लिए, यानी कि वी सी इज इक्वल टू, वी सी इज इक्वल टू, वेलोसिटी तो ओमेगा नॉट है, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सी के लिए, r/2, ये लो r/2, और इसकी डायरेक्शन है प्लस एक्स दिशा में, प्लस एक्स दिशा इसकी आ गई है। तो ये अपन ने ए बी और सी तीनों के मान और उनकी दिशाएं भी ज्ञात कर लिए। अब अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका सोल्व हो गया अभी, ये था नंबर फर्स्ट वाला पार्ट। अब अपन बात करते हैं नंबर सेकंड की। क्या कह रहे हैं, क्या ये चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी। वे चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी, तो अपन क्या, इसने एक लाइन कही है पूर्णतः घर्षण रहित है ये, और जब पूर्णतः घर्षण रहित सतह होगी तो वहाँ लौटनी गति नहीं होती है, वहाँ केवल घूर्णन गति होगी, स्थानांतरण गति नहीं होने की वजह से यहाँ इसमें केवल घूर्णन गति होगी, लौटनी गति नहीं होगी। ये अपने पास, ये अपन कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर अपन ये दे सकते हैं कि चक्रिका घर्षणहीन मेज पर स्थित है। चूंकि चक्रिका घर्षणहीन मेज पर चक्रिका घर्षणहीन मेज पर क्या है, स्थित है, इसलिए चक्रिका के बल आघूर्ण, इसलिए चक्रिका केवल घूर्णी गति करेगी। चूंकि चक्रिका घर्षणहीन मेज पर स्थित है, इसलिए चक्रिका केवल घूर्णी गति, चूंकि चक्रिका घर्षणहीन मेज पर स्थित है इसलिए चक्रिका केवल घूर्णी गति करेगी, स्थानांतरी गति नहीं करेगी। और देखो स्थानांतरी गति नहीं हो रही है, केवल घूर्णी गति हो रही है, इसका मतलब लौटनी गति नहीं होगी। यानी स्थानांतरी गति और घूर्णी गति जब एक साथ होगी तो ही तो क्या होती है, लौटनी गति होती है। तो देखो चूंकि चक्रिका घर्षणहीन मेज पर स्थित है इसलिए चक्रिका केवल घूर्णी गति करेगी। स्थानांतरी गति न होने से स्थानांतरीय गति न होने से गति लौटनी गति नहीं होगी। स्थानांतरीय गति न होने से चक्रिका लौटनी गति नहीं
कर पाएगी। ये लो, यानी कि अपने पास दूसरे क्वेश्चन का भी इसमें क्या दे दिया है, अपन ने आंसर दे दिया है। तो ये अपने पास क्लियर हो गया है। क्वेश्चन क्या था, अपने अक्ष पर ओमेगा नॉट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को धीरे से किसी पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। चक्रिका की त्रिज्या कैपिटल R है। चित्र में दर्शाए नंबर फर्स्ट चक्रिका के बिंदुओं ए बी व सी पर रेखे वे क्या है। क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी। तो देखो अपन ने पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था v इजिकल टू ओमेगा आर से, जिसमें अपन ने क्या देखा, बिंदु ए के लिए क्योंकि v इजिकल टू ओमेगा तो बिंदु ए के लिए आर की स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, बिंदु बी के लिए भी कैपिटल आर के बराबर है और बिंदु सी के लिए कितनी है, r/2 है। तीनों के लिए निकाल लिया, दिशा भी निकाल ली और ये भी सिद्ध कर दिया कि इसकी लौटनी गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कारण भी अपन ने बता दिया, क्योंकि इसकी केवल घूर्णी गति है, स्थानांतरी गति इसके पास नहीं है। और जब स्थानांतरी गति नहीं है इसका मतलब ये लौटनी गति भी नहीं करेगा, क्योंकि स्थानांतरीय और घूर्णी गति मिलकर के ही कैसी गति उत्पन्न करती हैं, ये लौटनी गति उत्पन्न करती हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 28 के बाद फिर अपन अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। अब डायग्राम अपन को इसी में रहने देना है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन 29 है उसके अंदर भी इसी चित्र को अपन को क्या है, काम में लेना है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 29 की अब अपन बात कर रहे हैं। 28 अपन कर चुके हैं। 29 में क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट कीजिए कि, क्या स्पष्ट करा रहे हैं, देखो स्पष्ट कीजिए कि चित्र में अंकित दिशा में अंकित दिशा में स्पष्ट कीजिए कि चित्र में अंकित दिशा में चक्रिका की लौटनी गति के लिए अंकित दिशा में चक्रिका की लौटनी गति के लिए, चित्र में अंकित दिशा में चक्रिका की लौटनी गति के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है, के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है, पहले ये पूछ रहे हैं। देखो कोई इससे पहले के जस्ट क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर अपन ने ये देखा था कि घर्षण बल नहीं होने की वजह से इसकी घूर्णी गति हो रही थी, केवल लौटनी गति नहीं हो रही थी, क्योंकि स्थानांतरण गति उसकी अनुपस्थित थी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है, चित्र में अंक की दिशा में चक्रिका की लौटनी गति के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है, पहला ये पूछा है इन्होंने। फिर इसके बाद दो पार्ट और हैं इसके। नंबर ए पूछ रहे हैं बी पर घर्षण बल की दिशा, ये जो बिंदु बी है, चित्र यही चित्र कहां हमारा है, बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा
बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा तथा परिशुद्ध लुढ़कन दिशा तथा परिशुद्ध लुढ़कन यानी कि शुद्ध लौटनी गति कह सकते हैं। बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा तथा परिशुद्ध लुढ़कन आरंभ होने के पूर्व, लुढ़कन आरंभ होने के पूर्व तथा परिशुद्ध लुढ़कन आरंभ होने के पूर्व घर्षणी बल आघूर्ण की दिशा क्या है? पूर्व घर्षणी बल आघूर्ण की दिशा क्या है? एक तो ये पूछा जा रहा है। नंबर बी, अब देखो भाई 3 क्वेश्चन हो गए ये कैसे, एक तो ये हो गया, एक ये और एक अपन अब लिख ही रहे हैं। नंबर बी देखो ये कह रहे हैं परिशुद्ध लौटनी गति आरंभ होने के पश्चात, यानी कि शुद्ध लौटनी गति, परिशुद्ध लौटनी गति आरंभ होने के पश्चात, परिशुद्ध लौटनी गति आरंभ होने के पश्चात घर्षण बल क्या है? के पश्चात घर्षण बल क्या है, ये ला उसका मान पूछा जा रहा है। ये 3 क्वेश्चन अपने पास हो गए हैं। अब अपन इसे हल करते हैं। देखो पहले अपन इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे कि स्पष्ट कीजिए कि चित्र में अंकित दिशा में, ये दिशा है, अंकित दिशा में चक्रिका की लौटनी गति के लिए घर्षण होना क्या है, आवश्यक क्यों है? तो देखो भाई इसमें अपन क्या जानते हैं, क्योंकि घर्षण बल होगा तो ही उसे क्या मिलेगा, स्पर्शीय बल के रूप में क्या है, यहां पर घर्षण बल ही है, और उस स्पर्शीय बल से ही क्या मिलेगा, बल आघूर्ण मिलेगा, जिसकी वजह से वो लौटनी गति कर पाएगी। तो देखिए अपन कैसे आंसर इसका शुरू करें। अपन ये कह सकते हैं चक्ति के स्पर्श बिंदु बी पर, जो नीचे का बिंदु है, चक्ति के स्पर्श बिंदु बी पर, चक्ति का जो स्पर्श बिंदु है बी पर, मेज और चक्ति के बीच, बी पर मेज और चक्ति के बीच, चक्ति के स्पर्श बिंदु बी पर मेज और चक्ति के बीच तथा मेज के तल में, तथा मेज के तल में, चक्ति के स्पर्श बिंदु बी पर मेज और चक्ति के बीच तथा मेज के तल में, चक्ति के बिंदु बी पर में चक्ति कह दो या चक्रिका कह दो, चक्ति के बिंदु बी पर, चलो चक्ति के चक्रिका लिखा है क्वेश्चन में तो अपन भी चक्रिका कर देते हैं। ये लो चक्रिका के स्पर्श बिंदु बी पर मेज और चक्ति के बीच तथा मेज के तल में चक्रिका के में चक्रिका के, तो देखो मैंने क्या लिखा, चक्रिका के बिंदु बी, चक्रिका के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा की दिशा में, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा की दिशा में ध्यान रखो इस बिंदु पर
देखो भाई यहाँ इस पर जो वेग होगा VB की डायरेक्शन तो ये होगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन घर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। जैसे इस बिंदु पर अगर मैं बात करूं VA की, तो देखो VA की डायरेक्शन ये होगी, VC की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी ये होगी। लेकिन VB की डायरेक्शन ये होगी इस पे, ये अपन ने देख लिया है। तो देखो, तो बिंदु B पर स्पर्श रेखा की दिशा में घर्षण बल F कार्य करता है, की दिशा में घर्षण बल F कार्य करता है। ये घर्षण बल F इसके ऊपर क्या करता है, कार्य करता है, ये अपन ने देख लिया। यह बल अपना बल आघूर्ण यह बल अपना बलाघूर्ण जो घर्षण बल है, यह बल अपना बलाघूर्ण क्या होगा, टो इज इक्वल टू RF। भाई RF ही होगा, चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र पर लगाता है। RF चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र पर लगाता है। यह बल अपना बलाघूर्ण टो इज इक्वल टू RF चक्रिका के द्रव्यमान केंद्र पर क्या होता है, इसे लगाता है। अगर इस बल का आघूर्ण जो इस पर लगा रहा है, इस बल आघूर्ण के कारण ही चक्रिका दी गई दिशा में लुढ़कती है। इस बल आघूर्ण के कारण ही चक्रिका दी गई दिशा में लुढ़कती है। इस बलाघूर्ण के कारण ही चक्रिका दी गई दिशा में क्या होती है, लुढ़कती है। अतः लुढ़कने के लिए बल F की आवश्यकता होती है, यूं कह सकते हैं। अतः लुढ़कने या कह सकते हैं लौटनी गति के लिए तो अपन लुढ़कने के लिए घर्षण बल F की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अतः लुढ़कने के लिए घर्षण बल F की आवश्यकता होती है। घर्षण बल F की क्या होती है, इसके लिए आवश्यकता होती है। अब देखो, तो यहां अपने पास ये क्लियर अपने कर दिया है कि अंकित दिशा में चक्रिका को लौटनी गति के लिए घर्षण बल होना क्या है, आवश्यक है। ये पॉइंट यहां क्लियर हो गया। और ध्यान दें, इसमें इसके अलावा और कोई स्पर्शीय बल नहीं है जो कि बलाघूर्ण टो प्रदान कर सके। तो देखो यहां इसको लिख देते हैं, इसके अतिरिक्त यानी कि जो घर्षण बल है, इसके अतिरिक्त अन्य और कोई स्पर्शी बल नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य और कोई स्पर्शी बल नहीं है, जो कि बल आघूर्ण प्रदान कर सके। ये लो भाई, ये अपने पास ये फर्स्ट पार्ट अपन ने इसका सोल्व कर दिया है जिसमें कि ये कह रहे हैं कि चक्रिका की लौटनी गति यानी कि लुढ़कने वाली गति के लिए घर्षण का होना आवश्यक क्यों है।
ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद नंबर ए, बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा और परिशुद्ध लुढ़कन आरंभ होने के पूर्व घर्षणी बल आघूर्ण की दिशा क्या है। तो देखो भाई, बिंदु बी पर घर्षण बल तो क्या होगा, गति के विरुद्ध होगा, क्योंकि वेग इस डायरेक्शन में है। भाई ये तो अपन क्लियर कर ही लिया है इस डायग्राम में। तो देखो इसके लिए अपन को केवल दिशा के बारे में लिखना है। तो कह सकता हूं बिंदु बी पर रेखीय वेग, बिंदु बी पर रेखीय वेग माइनस एक्स दिशा, बिंदु बी पर रेखीय वेग माइनस एक्स दिशा में है, और आपको पता है वेग की दिशा विपरीत दिशा में होगा। और शुद्ध लौटनी गति होने के लिए बिंदु बी पर परिणामी वेग क्या होना चाहिए, शून्य। और वो कब शून्य होगा, जब इसके मान को ये घर्षण बल कम करता जाएगा, ये मान क्या हो जाए, 0, तो ही तो लौटनी गति होगी। और घर्षण बल होगा तो ही लौटनी गति होगी, बिना घर्षण बल के लौटनी गति संभव है नहीं। तो मैंने क्या लिखा, बिंदु बी पर रेखीय वेग माइनस एक्स दिशा में है, अतः घर्षण बल प्लस एक्स दिशा में कार्य करेगा। अतः बिंदु बी पर घर्षण बल प्लस एक्स दिशा में, अतः बिंदु बी पर घर्षण बल प्लस एक्स दिशा में कार्य करेगा। ये लो, क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति के क्या होता है, विरुद्ध। और घर्षण बल का जो आघूर्ण है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, घर्षण बल आघूर्ण की दिशा, घर्षण बल आघूर्ण की दिशा, घर्षण बल आघूर्ण की दिशा पृष्ठ के लंबवत की दिशा पृष्ठ के लंबवत बहिर्मुखी होगी, बाहर की ओर होगी। ये लीजिए, तो यहां अपन ने ए वाला आंसर है वो अपन ने सोल्व कर लिया है, बहिर्मुखी होगी, तथा ये कोणीय वेग ओमेगा नेट के क्या होगी, विपरीत होगी, बहिर्मुखी होगी। यह कोणीय वेग ओमेगा नोट के विपरीत होगी। ये नंबर ए पॉइंट का आंसर भी अपन ने दे दिया है। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन नंबर 29 का ये पार्ट सोल्व कर लिया, ए सोल्व कर लिया, बी सोल्व कर लिया। इसके तो कोई नंबर दिया ही नहीं ए बी सी में, ये अलग ही क्वेश्चन में पूछा गया है थ्योरी का। बी ए अपन ने सोल्व कर लिया। नंबर बी में ये क्या कह रहे हैं, परिशुद्ध लौटनी गति आरंभ होने के पश्चात घर्षण बल क्या है। घर्षण बल संपर्क बिंदु बी पर रेखीय वेग के विरुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। घर्षण बल, भाई गति प्रारंभ होने का मतलब है बिंदु बी पर वीबी का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य। यही तो हुआ। तो देखो घर्षण बल संपर्क बिंदु बी पर, संपर्क बिंदु बी पर, घर्षण बल संपर्क बिंदु बी पर रेखीय वेग के विरुद्ध होता है। बी पर रेखीय वेग, जो रेखीय वेग है वो क्या है, वीबी, रेखीय वेग वीबी के विरुद्ध होता है। अगर रेखीय वेग वीबी के विरुद्ध होता है, जिससे क्या होगा, वीबी घटेगा, और जब वीबी शून्य हो जाता है तो शुद्ध लौटनी गति प्रारंभ हो जाती है। विरुद्ध होता है जिससे वीबी का मान घटता है, और जब वीबी का मान शून्य हो जाता है तो शुद्ध
लौटनी गति। तो शुद्ध लौटनी गति क्या होती है? आरंभ होती है। इस स्थिति में अब ये पूछ रहे हैं जब शुद्ध लौटनी गति हो गई तो घर्षण बल कितना होगा, होने के पश्चात घर्षण बल क्या है। तो भाई जब लौटनी गति प्रारंभी हो गई है तो इस अवस्था के अंदर घर्षण बल भी क्या होगा? शून्य होगा। तो क्या कहा मैंने? घर्षण बल संपर्क बिंदु बी पर रेखीय वेग वीबी के विरुद्ध होता है, जिससे वीबी का मान घटता है, और जब वीबी का मान शून्य हो जाता है तो शुद्ध लौटनी गति क्या है? आरंभ होती है। इस स्थिति में यानी कि जब वीबी इज इक्वल टू क्या है? 0 है, इस स्थिति में ये यूँ कह सकते हैं, इस स्थिति में वीबी बराबर 0 होने से, यूँ लिख देते अपन, इस स्थिति में वीबी बराबर 0 होने से घर्षण बल भी बराबर 0 होने से घर्षण बल भी शून्य होता है। ये लीजिए, यहाँ अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दोनों अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों ही थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब अपन 30 और 31 की बातें करें। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एज इट ऐसे कैसे? ये डायग्राम दोनों ही क्वेश्चनों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी ये पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 29 का भी ये पार्ट है। 28 और 29 दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों ही डेरिवेशन के क्वेश्चन थे।